हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अप्लाइड फिजिक्स अनुप्रयुक्त भौतिकी सेकंड के यूनिट फर्स्ट के सभी इम्पोर्टेंट्स न्यूमेरिकल और सभी टाइप के जो न्यूमेरिकल्स हैं हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट थ्योरी को देख लिया था। जो स्टूडेंट्स उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करिएगा और उस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करिएगा। न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको आसानी होगी। तो आज बात करेंगे पॉलिटेक्निक डिप्लोमा फर्स्ट ईयर अनुप्रयुक्त भौतिकी सेकंड अप्लाइड फिजिक्स सेकंड के सभी न्यूमेरिकल्स के बारे में। तो यूनिट फर्स्ट के सभी न्यूमेरिकल्स को देखने वाले हैं। यूनिट फर्स्ट की जो कंप्लीट थ्योरी है वो हमने एक ही वीडियो में कंप्लीट की हुई है, तो वो आप जा करके देख सकते हैं। कंप्लीट कोर्स यहाँ पर आपको दिया जाएगा न्यू सिलेबस 2022 के अनुसार। सभी स्टूडेंट्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं, जो भी हमारे चैनल पर स्टूडेंट्स नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। हमारा यह पूर्ण विश्वास है कि इस वीडियो के माध्यम से आप अप्लाइड फिजिक्स सेकंड में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। प्लीज़ सपोर्ट जीवन क्लासेस। चलिए बात करते हैं न्यूमेरिकल्स से पहले महत्वपूर्ण सूत्र, इंपोर्टेंस फार्मूला। जो भी यूनिट फर्स्ट के इंपोर्टेंस फार्मूला है वो सभी हमने यहाँ पर सीक्वेंस में लिखे हुए हैं, तो आप यहाँ पर इसको ध्यान से देखिएगा और आगे जाके जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एसएचएम करते समय कण का विस्थापन क्या होगा। तो कोई अगर कण एसएचएम करते हुआ हमें बताया गया है तो उसका जो विस्थापन निकालना होगा हमें इस सूत्र से निकालना होगा, y = a sin ओमेगा टी प्लस फाइव। एसएचएम करते समय कण का वेग, ये तो हुई विस्थापन की बात। अगर वेग वो हमसे पूछेगा तो वेग हमको निकालना होगा v = dy/dt, यानी कि जो हमारे पास ये फॉर्मूला है उसका एक बार t के रेस्पेक्ट में अवकलन कर देंगे तो क्या हो जाएगा a ओमेगा cos ओमेगा t। तो यहाँ पर हम जो cos ओमेगा t है, a cos ओमेगा t, उसको लिखते हैं हम a² - y² रूट में, तो ओमेगा रूट a² - y²। इसी के साथ कण का त्वरण अगर पूछेगा एसएचएम में तो जो हमारे पास ये वाली इक्वेशन है इसको हम क्या करेंगे, एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे फिर से। तो फिर से डिफरेंशिएट करने पर हमें क्या मिलेगा, -a ओमेगा² और हमें फाइनल फार्मूला मिल जाएगा यहाँ पे -ओमेगा² y। तो -a ओमेगा² sin ओमेगा t और इसको हम लिखते हैं -ओमेगा² y से। इसी के साथ नेक्स्ट फार्मूला हमारे पास है त्वरण विस्थापन में संबंध। तो त्वरण और विस्थापन में संबंध क्या होता है, त्वरण होता है a और विस्थापन होता है y। तो a जो है वो समानुपाती होता है -y के, और यही एसएचएम का क्या है, प्रतिबंध है। आवर्तकाल का व्यापक सूत्र अगर हम देखें तो आवर्तकाल का व्यापक सूत्र होता है t = 2π विस्थापन अपॉन त्वरण, ये रूट में होता है। प्रत्यानयन बल, वह बल जो सरल आवर्त गति करते हुए कण को सदैव साम्य स्थिति में लाने का प्रयास करता है, प्रत्यानयन बल कहलाता है और इसका फॉर्मूला होता है F = ma, और यहाँ पर -m ओमेगा² y हो जाएगा। सरल लोलक का आवर्तकाल हम देखें तो क्या हो जाएगा, t = 2π √L/g। स्प्रिंग द्रव्यमान निकाय का आवर्तकाल अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला होगा t = 2π √m/k। क्लियर है। यहाँ से आगे चलते हैं तो हमें मिलता है स्प्रिंग के श्रेणी क्रम का प्रभावी बल नियतांक। तो स्प्रिंग के श्रेणी क्रम का प्रभावी बल नियतांक निकालने के लिए 1/k = 1/k1 + 1/k2, या हम लिख सकते हैं k = k1 k2/k1 + k2। इस तरीके से हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख सकते हैं। नेक्स्ट में हम बात करेंगे समांतर क्रम का प्रभावी बल नियतांक। तो हम बात करेंगे k = k1 + k2 से। क्लियर, अगर समांतर क्रम में है तब। अब एसएचएम करते हुए कण की गतिज ऊर्जा के बारे में बात करें तो गतिज ऊर्जा k होती है और इक्वल टू में 1/2 m ओमेगा² a² - y²। इस फॉर्मूले को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है एसएचएम करते हुए कण की स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी 1/2 m ओमेगा² y²। एसएचएम करते कण की जो कुल ऊर्जा है तो वो ऊर्जा क्या होगी, कुल ऊर्जा को करने के लिए हमें क्या होगा, जो काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा है, और जो स्थितिज ऊर्जा है यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो k + u दोनों को हमने ऐड किया, ऐड करने पर हमारा आया 1/2 m ओमेगा² a², 1/2 m ओमेगा² a²। और हमें पता है कि जो E है यानी कि टोटल एनर्जी है, कुल ऊर्जा है, वो क्या होती है, समानुपाती होती है n² के।
या हम लिख सकते हैं कि ई जो है वो समानुपाती होता है किसके, ए स्क्वायर के। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पर लिखते हैं। अवमंदन नियतांक, अवमंदन नियतांक जो होता है वो होता है बी, और बी इक्वल टू होता है माइनस एफ अपॉन न्यू। अवमंदित दोलनों का आयाम, अवमंदित दोलनों का आयाम अगर हमें निकालना है तो ए इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस बी टी अपॉन 2m हो जाता है, और जहाँ पर ए नॉट जो है वो आरंभिक क्या है, आयाम है। नेक्स्ट है अवमंदित दोलनों की कुल यांत्रिक ऊर्जा। तो कुल यांत्रिक ऊर्जा होती है E, और E इक्वल टू होता है E नॉट ई की पावर होती है माइनस बी टी अपॉन 2m, जहां पर E नॉट क्या है, आरंभिक यांत्रिक ऊर्जा है। तो E नॉट इक्वल टू 1/2m ओमेगा नॉट स्क्वायर और A नॉट स्क्वायर होता है। Q फैक्टर की बात करें, यानी कि ये जो हमारे पास क्वालिटी गुणांक है, तो यहाँ पर Q इक्वल टू हो जाता है 2 और एकत्रित औसत ऊर्जा, और यहाँ पर एक कंपन में 6 ऊर्जा हम निकालते हैं Q फैक्टर। ठीक है, अब तरंग वेग, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य और आवर्त काल में संबंध अगर हमें देखने को मिलता है तो वो मिलता है v इक्वल टू एन लैम्डा इक्वल टू लैम्डा अपॉन टी। ठीक है, तो इस संबंध से हम जो है तरंग दैर्ध्य की या फिर तरंग वेग की या आवृत्ति या आवर्तकाल का जो मान है वो निकाल सकते हैं। प्लस क्यू दिशा में गति करती हुई समतल प्रगामी तरंग का समीकरण जो होता है वो होता है y इक्वल टू ए साइन 2 पाई टी अपॉन टी माइनस एक्स अपॉन लैम्डा। इसी तरीके से माइनस दिशा में गति करती हुई समतल प्रगामी तरंग समीकरण जो होता है उसमें बस केवल यहाँ पर माइनस की जगह पर प्लस आ जाता है, बाकी एज इट इज रहता है। नेक्स्ट है प्रबलता तथा तीव्रता में संबंध। देखिए प्रबलता तथा तीव्रता में संबंध क्या होता है, L इक्वल टू 10 लॉग L इक्वल टू 10 log 10 I अपॉन आई नॉट, जहाँ पर आई नॉट क्या है 10⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर है, और L क्या है, L को हम हमेशा डेसिबल में नापेंगे, यानी कि जो ध्वनि की प्रबलता है, ध्वनि की तीव्रता है, उसको हम नापेंगे L। ठीक है, L जो है L नापते हैं हम dB यानी कि डेसिबल में। ध्वनि की तीव्रता I इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर और रो म्यू होता है। ठीक है, तो प्रबलता जो होती है ध्वनि की वो नापते हैं हम डेसिबल में, उसको L से प्रदर्शित करते हैं। तो ध्वनि जो होती है प्रतिध्वनि के लिए समय t इक्वल टू 2d अपॉन न्यू तथा प्रतिध्वनि के लिए स्रोत तथा परावर्तक सतह के मध्य न्यूनतम 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए, इसको आप याद रखिएगा। अनुरणन काल के लिए सोबाइन का सूत्र क्या होता है, तो अनुरणन काल निकालने के लिए सोबाइन का सूत्र होता है t इक्वल टू 0.165 v अपॉन ए, v से वेलोसिटी, ए से एक्सेलरेशन। तरंग वेग, आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य तथा आवर्तकाल में संबंध जो होता है वो हमें अभी बताया ऊपर, v इक्वल टू एन लैम्डा इक्वल टू लैम्डा अपॉन टी। दृढ़ सीमा से परावर्तित तरंग जो होती है वो होती है माइनस ए साइन 2 पाई टी अपॉन टी प्लस एक्स अपॉन लैम्डा। मुक्त सीमा से परावर्तित तरंग जो होती है उसमें बस केवल यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाता है, बाकी सभी एज इट इज रहती है। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं न्यूमेरिकल पर। देखिए न्यूमेरिकल यहाँ पर है, दिया हुआ है कि एक समतल प्रगामी तरंग जो इक्वेशन दी हुई है y इक्वल टू 0.5 साइन 20 पाई टी और प्लस में है 0.4x, इसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है। ठीक है, तो इसी तरीके से न्यूमेरिकल आएंगे जहां y और x सेंटीमीटर में है, यानी कि यहाँ पर y और x सेंटीमीटर में है और t सेकंड में है, तो तरंग का वेग और तरंग की लंबाई की हमें गणना करनी है। तो यहाँ पर देखिएगा हमको सबसे पहले लिखना होता है कि दिया हुआ क्या है, तो समतल प्रगामी तरंग दी हुई है y इक्वल टू 0.5 साइन 20 पाई टी प्लस 0.4x। ठीक है, तो y इक्वल टू हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिएगा यहाँ पर अगर हम दोनों 2 पाई अपॉन 2 पाई से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें इस इक्वेशन में, 2 पाई अपॉन 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 2 पाई से 2 पाई कैंसिल होगा तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा। तो 2 पाई अपॉन 2 पाई से मल्टीप्लाई किया तो इस 2 पाई को हमने कहाँ लिखा, इसके नीचे। ठीक है, इसके नीचे ले गए क्योंकि हमने एंगल में ही किया है, कहीं पर भी कर सकते हैं। अगर सेम संख्या से हम डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो है वही संख्या प्राप्त होती है। तो y इक्वल टू 0.5 साइन 2 पाई अपॉन 2 पाई टी और प्लस में हो जाता है हमारे पास 0.4x अपॉन 2 पाई और इक्वल टू इंटू में 2 पाई। तो y इक्वल टू 0.5 2 पाई और यहाँ पर हो जाएगा 10 t, क्योंकि पाई से पाई कैंसिल और 2 से 20 कटेंगे तो 10 t आएगा और प्लस में 0.4x अपॉन
2 पाई। तो क्वेश्चन नंबर ए हमने यहाँ पर मान लिया है। अब क्वेश्चन नंबर ए की तुलना जो है मानक समीकरण से हम करेंगे। तो मानक समीकरण होता है हमारे पास y इक्वल टू ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन टी अपॉन टी माइनस एक्स अपॉन लैम्डा। तो इससे जब हम तुलना करेंगे तो ए इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 0.5, ठीक है। और जो हमारे पास 1 अपॉन टी है वो हो जाएगा हमारे पास 10 और 1 अपॉन टी को हम लिखते हैं n। क्लियर। अब हमारे पास यहाँ पर माइनस एक्स अपॉन लैम्डा है तो इसकी जगह पर है हमारे पास 0.4x अपॉन 2 पाई। तो माइनस एक्स अपॉन लैम्डा 0.4x अपॉन 2 पाई। तो यहाँ से हम जो है इसकी वैल्यू निकालेंगे, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1 अपॉन लैम्डा इक्वल 0.4 अपॉन 2 पाई। तो लैम्डा इक्वल हो जाएगा -2 पाई अपॉन 0.4। यहाँ से हम सबसे पहले हमने पूछा गया है कि तरंग का वेग निकालिएगा। तो v इक्वल टू एन लैम्डा होता है और ये हमारे पास है n, तो n को हम लिखते हैं 1 अपॉन टी, तो लैम्डा अपॉन टी हो जाएगा। अब यहाँ से v इक्वल टू एन लैम्डा है तो हम यहाँ पर कैसे निकालेंगे, वैल्यू हमें दी हुई है लैम्डा की, तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास ये। अब लैम्डा की वैल्यू रखेंगे यानी कि और n की वैल्यू रखेंगे 10, तो क्या हो जाएगा 10 इंटू -2 पाई अपॉन 0.4। यहाँ से हम देखेंगे तो -10 इंटू 15.707 और यहाँ पर वेग आ जाएगा हमारे पास -157.079 मीटर पर सेकंड आ जाता है, ठीक है। यहाँ से तरंग की लंबाई यानी कि लैम्डा की वैल्यू -0.063 सेंटीमीटर हो जाती है, ठीक है। यही हमसे यहाँ पर पूछा गया था, ठीक। नेक्स्ट में आपसे पूछेगा कि एक कण 0.08 मीटर के आयाम से सरल आवर्त गति में कंपन कर रहा है। इसके संतुलन की स्थिति से कितने विस्थापन पर इसकी स्थितिज ऊर्जा इसकी संपूर्ण ऊर्जा की आधी है, ठीक है। तो कण की संपूर्ण ऊर्जा है, उसका फॉर्मूला हम जानते हैं कि कण की संपूर्ण ऊर्जा क्या होती है, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, ठीक है। उसने दिया हुआ है कण का जो आयाम है वो 0.08 मीटर है, सरलावर्त गति में कंपन कर रहा है। इसका संतुलन की स्थिति से कितने विस्थापन पर, यानी कि विस्थापन बताना है कितने विस्थापन है, इसकी जो स्थितिज ऊर्जा है इसकी संपूर्ण ऊर्जा की आधी होगी। तो कण की स्थितिज ऊर्जा होती है U इक्वल टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर, जहां पर y क्या है, यहाँ पर y साम्य स्थिति में विस्थापन है, ठीक है। तो प्रश्न अनुसार जब y जो है विस्थापन है तो y विस्थापन पर वो क्या कहा उसने कि क्या होगा उसका विस्थापन जहां पर स्थितिज ऊर्जा संपूर्ण ऊर्जा की आधी हो जाएगी। तो हमने मान लिया कि y विस्थापन पर जो इसकी स्थितिज ऊर्जा है वो क्या है, संपूर्ण ऊर्जा के आधी यानी कि E/2 है। तो यहीं से हम फॉर्मूला रख देंगे कि u की वैल्यू हमने रख दी 1/2 m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर और यहाँ पर e की वैल्यू रख देंगे हम क्या 1/2, तो 1/2 यहाँ से पहले से ही तो 1/2 एक और आ जाएगा और यहाँ पर m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाता है, m ओमेगा स्क्वायर से m ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू बचेगा a स्क्वायर अपॉन 2, तो y इक्वल टू a अपॉन √2 इक्वल टू 0.08 अपॉन √2 और आंसर आ जाएगा आपका 0.056 मीटर। इसको आप एक बार अपने आप से करके देखिएगा तो आपका जो है ये पक्का हो जाएगा, कंप्लीटली आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। न्यूमेरिकल में आप अपने एक्यूरेसी को बनाए रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, आपसे पूछेगा कि एक ध्वनि तरंग के निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित है। क्या समीकरण है, y इक्वल टू 0.02 cos पाई टी प्लस 0.1x, जहां पर x मीटर एवं t सेकंड में है, यानी कि x मीटर और t सेकंड में है, x तो मीटर में है और t जो है वो सेकंड में है। तो तरंग की हमें चाल निकालनी है। सबसे पहले हम देखेंगे कि तरंग का जो समीकरण दिया हुआ है y इक्वल टू 0.02 cos पाई टी प्लस 0.1x, तो y इक्वल टू 0.02 cos 2 पाई। यहाँ पर देखिएगा 2 पाई से फिर से आपस में मल्टीप्लाई हमने कर दी इसके एंगल में, यहाँ पर 2 पाई अपॉन 2 पाई से मल्टीप्लाई की, तो देखिएगा यहाँ पर 2 पाई तो यहाँ पर लिख देते हैं, तो पाई टी अपॉन 2 पाई प्लस में हमें क्या करना है 0.1x अपॉन 2 पाई हो जाएगा। यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलता है 0.02 cos 2 पाई टी अपॉन 2 प्लस 0.1x 2 पाई। इक्वेशन नंबर ए हमने मान लिया। अब फिर से हम क्या करेंगे, वही कि तुलना करते हैं। तुलना हमने इससे करेंगे, अब की बार cos 2 पाई है तो cos 2 पाई से तुलना करेंगे, तो यहाँ पर a इक्वल टू 0.02 हो जाएगा देखिएगा, और यहाँ पर जो t अपॉन टी है वो t अपॉन 2 हो, तो कैपिटल जो हो जाए t इक्वल टू जो है वो क्या है 2 है, तो 1 अपॉन टी क्या होता है n, और n क्या होता है 1/2,
तो 1/2 क्या हो जाएगा 0.5। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा x अपॉन लैम्डा है तो यहाँ पर क्या है 0.1 x अपॉन 2 पाई, तो यहाँ पर x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू 0.12 पाई। देखिए जब तुलना करते हैं तो जहाँ पर जो चीज़ है उसकी इक्वेशन जिससे हम तुलना करेंगे उसकी वही स्थान की जो संख्या है वही उठाकर उसके बराबर रख देते हैं। तो यहाँ पर लैम्डा इक्वल हो जाएगा 2 पाई अपॉन 0.1 और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 62.83 आ जाएगा। तो यहाँ से चाल जो निकालेंगे लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 62.83 मीटर। अब चाल जो निकालेंगे तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा n लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू है 62.83 और n की वैल्यू हमारे पास है 0.5, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 31.415 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यूनिट को याद रखिएगा, मीटर पर सेकंड में चाल आएगी। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि सरल आवर्त गति करने वाले पिंड का आवर्तकाल जो है वो कितना है, 2 सेकंड दिया हुआ है, और कितने समय पश्चात t इक्वल टू 0 समय में इसका विस्थापन इसके आयाम का आधा हो जाएगा। तो हमें पता है कि सरल आवर्त गति करते किसी पिंड का जो व्यापक सूत्र होता है y इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई होता है, तो इसको इक्वेशन नंबर हमने 1 मान लिया। अब हमें दिया हुआ है a का आयाम और ओमेगा कोणीय वेग है, और यहाँ पर t जो है वो समय है, और y विस्थापन है, और फाई क्या है, कालांतर है, और t इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 पर हमें बताना है, यानी कि हमें बताना है कि t इक्वल टू 0 समय में इसका विस्थापन इसके आयाम का आधा हो जाएगा। तो हमें क्या बताना है, समय बताना है। ठीक है, अब देखिए चलिए, तो यहाँ पर y इक्वल टू 0 है, यानी कि जो विस्थापन है वो कितना हो जाएगा, 0 है। ठीक है, t इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू जो है वो 0 आता है, तो y इक्वल टू 0, और यहाँ पर हम सारी वैल्यू रख देंगे, यानी कि a साइन ओमेगा t इक्वल टू भी 0 है, तो यहाँ पर जाएगा 5, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 0 इक्वल टू a साइन फाई, और जब हम यहाँ पर a की नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, तो साइन फाई इक्वल टू 0, और 0 जो होता है वो साइन 0 की वैल्यू होती है, तो फाई इक्वल टू 0 हमारे पास आ गया, यानी कि जो हमारे पास फाई है वो कितना आ गया हमारे पास, फेज वो कितना है 0। अब यहाँ पर ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एन होता है, हम सभी जानते हैं, और ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी भी होता है। तो फाई का मान जो है समीकरण में रखने पर, समीकरण कौन सा समीकरण हमारे पास है, जो हमारे पास ऊपर था ये वाला समीकरण, इस इक्वेशन में फिर से हम फाई का मान रखेंगे, तो फाई का मान रखने पर हमें क्या मिलता है, y इक्वल टू a साइन ओमेगा t और प्लस में 0। कहा गया है कि तरंग का जो विस्थापन है वो आयाम से आधा है, तो तरंग का जो विस्थापन है वो कितना है, आयाम का आधा, यानी कि a/2, तो a/2 इक्वल टू a साइन 2 पाई t अपॉन में t। तो यहाँ पर a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/2 और साइन 2 पाई अपॉन टी। ठीक है, 2 पाई टी अपॉन टी हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए आवर्तकाल जो है वो कितना है, 2 सेकंड है, तो साइन 30 1/2 कितना होता है, साइन 30 होता है, और साइन 2 पाई अपॉन टी इंटू टी। अब देखिएगा जो कैपिटल टी है वो कितना है, 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो साइन पाई टी हो जाएगा। ठीक है, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो 30 इक्वल टू पाई टी हो जाएगा, टी इक्वल टू 30 अपॉन पाई। अब पाई की वैल्यू क्या होती है, 180 डिग्री होती है, तो 1/6 आ जाएगा, तो टी यानी कि समय कितना आया, 1/6 सेकंड में जो आयाम है, जो विस्थापन है वो कितना हो जाएगा, विस्थापन के आयाम का आधा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो विस्थापन है वो कितना हो जाएगा, आयाम का आधा हो जाएगा, कितना, टी इक्वल टू 1/6 सेकंड में। क्लियर है, चलिए अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, एक न्यूमेरिकल आपके पास है जो आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सरल लोलक 8 मिनट में, एक सरल लोलक 8 मिनट में 25 दोलन करता है, 25 दोलन करता है, तो लोलक का वेग इसकी न्यूनतम स्थिति में कितना है, 50 सेंटीमीटर पर सेकंड है, 50 सेंटीमीटर पर सेकंड है। दोलन का आयाम तथा त्वरण ज्ञात कीजिए। देखिएगा यूनिट सबसे ज़्यादा अहम होती है, यूनिट को याद रखिएगा। सबसे पहले हम देखेंगे जो दिया हुआ है वही लिखते हैं, तो वेग इक्वल टू वी इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 50 सेंटीमीटर पर सेकंड। क्लियर, न्यूनतम स्थिति पर y इक्वल टू 0 होता है, ये तो सबको पता है, तो v का सूत्र यानी कि वेग का जो सूत्र होता है वो होता है v इक्वल टू ओमेगा a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रूट में होता है। यहाँ पर v इक्वल टू, अब देखिएगा जो y है वो कितना है, 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास ओमेगा, और यहाँ पर a स्क्वायर बचेगा, तो जब ये रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचेगा, a ओमेगा। अब v इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 50, तो 50 रखेंगे तो a ओमेगा। अब यहाँ पर a इक्वल टू 50 अपॉन ओमेगा हो जाएगा, और ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई n, तो 50 अपॉन 2 पाई n, इक्वेशन नंबर हमारे पास 1 आ गई। अब आवृत्ति को निकालेंगे तो n इक्वल टू क्या होता है, कुल दोलनों की संख्या अपॉन कुल समय। दोलन कितने हैं, 25, और अपॉन में 8 इंटू 65, यहाँ पर कितना दिया हुआ है, देखिएगा 25 दोलन है, तो 25 दिया हुआ है, तो यहाँ पर दोलन की संख्या कितनी रख दी हमने, 25, और कुल समय कितना हो जाएगा, 8 इंटू 60। अब यहाँ पर n जो है वो वैल्यू कितनी है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.052 पर सेकंड में। ठीक है, अब जो इक्वेशन नंबर हमारे पास 1 हमने मानी थी, कौन सी, ये a इक्वल टू 50 अपॉन 2 पाई n, तो n की वैल्यू हमें मिल गई, तो n की वैल्यू हम रख देंगे, तो 50 अपॉन 2 पाई इंटू
0.052। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 152.78 सेंटीमीटर ये हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये हमने निकाला है इसका आयाम। अब हम निकालेंगे इसका त्वरण। तो त्वरण हमें निकालने के लिए अब क्या करना होगा कि a इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए हो जाएगा, और ओमेगा की वैल्यू है 2 पाई और n का स्क्वायर। ठीक है, जब ओमेगा स्क्वायर है तो 2 पाई n का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 पाई और n की वैल्यू है 0.052, और इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या आ जाएगी 152.78। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 16.309 और सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन होता है सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ये आंसर मिल जाएगा। तो यहीं पर हमारा ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड निम्न सूत्र के अनुसार, कौन सा सूत्र है, सरलावर्त गति कर रहा है। तो कौन सा सूत्र है जिसके अनुसार वह सरलावर्त गति कर रहा है। तो हमारे पास फॉर्मूला है x इक्वल टू 0.6 cos 100t प्लस पाई टी मीटर। ठीक है, तो हमें क्या क्या ज्ञात करना है इसको भी देख लीजिएगा। हमें निकालना है विस्थापन का आयाम और आवृत्ति निकालनी है, प्रारंभिक कला निकालनी है, अधिकतम वेग निकालना है, अधिकतम त्वरण निकालना है, अधिकतम गतिज ऊर्जा निकालनी है। तो हमें ये सब निकालना है। ठीक है, और इस इक्वेशन को दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। तो दिया गया समीकरण कौन सा है, x इक्वल टू 0.6 cos 100t प्लस पाई बाई 4। तो मानक समीकरण से इसकी तुलना करेंगे तो a इक्वल टू देखिएगा, a की जगह पर हमारे पास क्या है 0.6, तो a इक्वल टू 0.6 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर cos है तो यहाँ पर cos है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओमेगा t इक्वल टू क्या है 100t, यानी कि 100t हो जाएगा। तो t से t कैंसिल, ओमेगा इक्वल टू 100 रेडियन पर सेकंड होता है। अब देखिए फाई की जगह पर, जहाँ पर फाई है उसके इक्वेशन में दूसरी जगह पर क्या है पाई बाई 4, तो फाई इक्वल टू पाई बाई 4 हो जाएगा। अब सभी से हम देखेंगे विस्थापन। सबसे पहले विस्थापन निकालना है, विस्थापन का आयाम। तो विस्थापन का आयाम कितना आया, a इक्वल टू 0.6, तो ये तो हमें पहले ही मिल गया। आवृत्ति निकालेंगे, ओमेगा इक्वल टू 100 दिया हुआ है तो 2 पाई n निकाल देंगे, तो 2 पाई n इक्वल टू 100, तो 100 की 2 पाई से डिवाइड करेंगे तो 100 अपॉन 2 इंटू 22/7 लिख देंगे, तो n इक्वल टू आ जाएगा 15.915। एक आंसर हमें ये मिलेगा। अब हम निकालेंगे प्रारंभिक कला क्या होती है। तो प्रारंभिक कला क्या होती है, यानी कि फेज फाई दिया हुआ है पाई बाई 4 और रेडियन पर सेकंड, सॉरी रेडियन, हाँ रेडियन आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब वेग निकालेंगे। तो वेग का फॉर्मूला होता है v इक्वल टू ओमेगा रूट में a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपके रटा गया होगा, जो 3-4 सवाल हमने इसी के कर लिए हैं, तो ये रट जाता है। ठीक है, तो अधिकतम वेग के लिए साम्य स्थिति क्या होगी, y इक्वल टू 0। तो जब हम y इक्वल टू 0 रखेंगे तो v इक्वल टू ओमेगा a और 100 इंटू 0.6, तो v इक्वल टू क्या आएगा 60 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब निकालेंगे त्वरण। तो त्वरण का फॉर्मूला होता है a इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर y, और ये देखिएगा हमारे पास ओमेगा जो है वो हमारे पास है 2 पाई n। तो ओमेगा की वैल्यू है हमारे पास 100, तो 100 का स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 0.6 है, तो यहाँ पे a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, गतिज ऊर्जा की बात करें तो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर होता है, a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है। अधिकतम गतिज ऊर्जा की बात करें तो y इक्वल टू 0 रखेंगे, तो अधिकतम गतिज ऊर्जा निकालनी है तो y इक्वल टू 0 रखेंगे, तो हमारे पास k इक्वल टू हो जाएगा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। ठीक है, m की वैल्यू 1 है और ओमेगा की वैल्यू है 100 और a की वैल्यू हमारे पास है 0.6, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1800 जूल। कितना आ जाएगा 1800 जूल। तो ये हमारे पास इस तरीके से हम इनकी वैल्यू को निकालते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है, देखिएगा एक हल्की स्प्रिंग से 1 किलोग्राम द्रव्यमान लटकाने पर, एक स्प्रिंग है उससे 1 किलोग्राम का द्रव्यमान जो है वो लटकाया हुआ है। तो 1 सेकंड में दोलन, यानी कि जो ऊपर और नीचे दोलन करेगा, 1 सेकंड में कितने दोलन करता है। ठीक है, अब देखिएगा एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। किसी हल्की स्प्रिंग में से 1 किलोग्राम का द्रव्यमान लटकाने पर वह 1 सेकंड में दोलन करता है। चलिए, उसी स्प्रिंग से 4 किलोग्राम द्रव्यमान लटकाने पर प्रति सेकंड दोलनों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले द्रव्यमान के लिए आवर्तकाल, पहले द्रव्यमान के लिए आवर्तकाल, तो t इक्वल टू 1/n, तो 1/4 सेकंड हो जाएगा। तो t इक्वल टू 2 पाई रूट में m अपॉन k, तो इससे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास t इक्वल टू कितना है 1/4 और 2 पाई इक्वल टू 1 अपॉन k रूट में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 हमने मान लिया। दूसरे द्रव्यमान के लिए हम देखेंगे, पहले हमने क्या किया 1 किलोग्राम के लिए निकाला, तो 1 किलोग्राम के लिए आ गया हमारे पास 1/4 इक्वल टू 2 पाई रूट में 1 अपॉन k। इसी तरीके से हमने निकाला दूसरे द्रव्यमान के साथ, तो दूसरे द्रव्यमान के साथ हमने निकाला t इक्वल टू 2 पाई रूट में 4 अपॉन के, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से क्या कर देंगे, हम भाग दे देंगे। तो हम भाग देने पर t इक्वल टू 1/4 हो जाएगा, 2 पाई और रूट में 4 अपॉन के, और यहाँ पर अपॉन में आ जाएगा 2 पाई रूट में आ जाएगा 1 अपॉन के। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर k से k कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पर t की वैल्यू निकलेगी, और t की वैल्यू निकल कर के आएगी हमारे पास 2/4 यानी कि 1/2।
2 और 1/2 को हम लिखेंगे 0.5 और t की वैल्यू जो आती है वो हमेशा सेकंड में ही लिखनी होती है, तो 0.5 यानी कि आधा सेकंड हो जाएगा। अब प्रति सेकंड दोनों की संख्या में निकालनी है, तो हमें क्या निकालना है, n इक्वल टू 1/t होता है, 1/t यानी कि 1/0.5 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा n इक्वल टू 2, तो 2 सेकंड आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि 2200 मीटर क्यूब आयतन वाले समांतर सभाकार का अनुपात अनुरणन काल, ठीक है चलिए दोबारा से पढ़ते हैं। 2200 मीटर क्यूब आयतन वाले सभाकार का अनुरणन काल, सभाकार मतलब सभागार जो हमारे पास कोई हॉल है उसका बताया जा रहा है, सभागार। ठीक है, तो 2200 मीटर क्यूब आयतन वाले सभागार का अनुरणन काल ज्ञात करना है जब सतह का क्षेत्रफल कितना हो 1650 मीटर स्क्वायर और औसत अवशोषण गुणांक कितना हो रहा है 0.15। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमें जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमारे पास v यानी कि आयतन कितना है 2200 मीटर क्यूब। ठीक है, और यहां पर हमें दिया हुआ है कि जो इसकी सतह है, ठीक है, जो इसकी सतह है उसका क्षेत्रफल कितना है 1600 मीटर स्क्वायर और जो औसत अवशोषण गुणांक है वो कितना है a इक्वल टू 0.15। तो हम जानते हैं कि अनुरणन काल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है t इक्वल टू 0.165 v अपॉन a। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी a इंटू एस, तो यहाँ से हम जब वैल्यू निकालेंगे तो इक्वल आ जाएगी 1.47 सेकंड, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है और इसी तरीके से क्वेश्चन आपसे मालूम किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट आपके पास है एक सरल लोलक का आवर्तकाल जो है 1 सेकंड है। ध्यान से देखिएगा, एक सरल लोलक का आवर्तकाल 1 सेकंड है और यह साम्य स्थिति में अधिकतम 4 सेकंड इधर उधर जा सकता है, 4 सेंटीमीटर इधर उधर जा सकता है, यानी कि एक सरल लोलक है। ठीक है, इसका आवर्तकाल जो है 1 सेकंड और 1 सेकंड में 4 सेंटीमीटर इधर उधर जा सकता है। ठीक है, 4 सेंटीमीटर इधर उधर जा सकता है। यदि दोलन प्रारंभ होते समय यह अधिकतम विस्थापन पर हो तो सरल आवर्त गति के विस्थापन का समीकरण लिखिए। समीकरण हमें निकालना है, तो देखिए सबसे पहले t इक्वल टू कितना है 1 सेकंड, a कितना दिया हुआ है यानी कि इसका एम्पलीट्यूड आयाम वो है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ओमेगा जो होता है वो 2 पाई अपॉन टी होता है, तो 2 पाई यानी कि जो t है वो कितना है 1, तो 2 पाई यानी कि रेडियन पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, ओमेगा। अब t इक्वल टू 0 और y इक्वल टू a पर हम जो है उस इक्वेशन को निकालेंगे y इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस 5 में। तो जब हम वैल्यू रखेंगे y इक्वल टू a, ठीक है, y इक्वल कितना रखेंगे a रखेंगे, तो यहाँ से a से a कैंसिल हो जाएगा, साइन 5 इक्वल टू यहाँ पर बचेगा 1। ठीक है, अब साइन 5 इक्वल टू 1 है तो 1 क्या होता है साइन 90, तो 5 इक्वल टू 90 यानी कि 5 इक्वल टू पाई बाई 2 आ जाएगा, यानी कि जो इसका फेज है वो कितना आ जाएगा पाई बाई 2। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, y इक्वल टू 4 साइन 2 पाई टी प्लस पाई बाई 2 सेंटीमीटर, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कीजिएगा, आपके नंबर जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छे आएंगे और आपकी एक्यूरेसी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार देख करके प्रैक्टिस कीजिएगा, सभी क्वेश्चन इसी तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि स्प्रिंग का, देखिए फिगर को ध्यान से देखिएगा और इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्प्रिंग का श्रेणी क्रम संयोजन, ये एक श्रेणी क्रम संयोजन है। ठीक है, 10 किलोग्राम के पिंड से दिखाया गया है, 10 किलोग्राम पिंड से दिखाया गया है, दोनों स्प्रिंग के बल नियतांक चित्र में दर्शाए गए, यानी कि एक का कितना है 100 न्यूटन मीटर और एक है 50 न्यूटन पर मीटर। तो पिंड की आवृत्ति हमें निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले श्रेणी क्रम संयोजन का प्रभावी बल नियतांक क्या होता है, हमें पता है k इक्वल टू K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 होता है। तो देखिएगा इसमें हम वैल्यू रखेंगे तो K1 की वैल्यू हमारे पास 50 और K2 की वैल्यू हमारे पास 100, तो 50 इंटू 100 अपॉन 50 प्लस 100 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 33.33 न्यूटन मीटर। तो ये तो हो गया हमारे पास श्रेणी क्रम संयोजन के बल नियतांक। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है आवृत्ति। तो आवृत्ति हमें निकालनी है, तो आवृत्ति में सबसे पहले हमें जरूरत पड़ती है आवर्तकाल की। तो t इक्वल टू 2 पाई और रूट में m अपॉन k होता है, m की वैल्यू है हमारे पास 10 और अपॉन में k की वैल्यू हमारे पास आई है 33.33। ठीक है, और पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3.44 सेकंड। ये हमारे पास आवर्तकाल आया, तो आवर्तकाल निकलते ही हम आवृत्ति को आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि जो आवर्तकाल होता है वो इन्वर्स होता है आवृत्ति का। ठीक है, तो n इक्वल टू 1/t, तो t की वैल्यू है 3.44, तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.29 पर सेकंड आ जाएगा, 0.29 पर सेकंड, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए कह रहा है कि सरल आवर्त गति
की क्या विशेषताएं हैं, सरल आवर्त गति की क्या विशेषताएं हैं, तो यह जो विशेषताएं बताई गई हैं ये सभी हमने जो है लास्ट वीडियो में बता दी थी। जो स्टूडेंट्स थ्योरी की वीडियो नहीं देख पाए हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और जो एक ही यूनिट में हमने यूनिट फर्स्ट को, एक ही वीडियो में यूनिट फर्स्ट को हमने कंप्लीट करा दिया है, तो उस वीडियो को आप देखना ना भूलें। सभी थ्योरी के जो क्वेश्चंस हैं उनके आपको आंसर उसी वीडियो में कंप्लीटली मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो न्यूमेरिकल दिया हुआ है, एक ऊर्ध्वाधर लटकी हुई स्प्रिंग के निचले सिरे पर बंधा 0.2 किलोग्राम द्रव्यमान उसमें 5 mm का खिंचाव उत्पन्न करता है। यदि द्रव्यमान को ऊर्ध्वाधर दोलित कराया जाए तो इसका दोलन काल ज्ञात कीजिए। तो दिया गया है m = 0.2 किलोग्राम और x दिया हुआ है 5 mm, यानी कि हम कह सकते हैं 5 × 10⁻³ मीटर। तो यहाँ पर देखिएगा F = क्या होता है kx, तो हम यहाँ पर k स्प्रिंग का बल नियतांक मानते हैं, तो k = F/x होता है और F क्या होता है m/g, सॉरी F = mg होता है, तो mg/x हो जाएगा। m का मान है हमारे पास 0.2, g का मान है 10 रख देंगे, 9.81 रखते हैं या 10 रख देंगे। अब x जो है वो है हमारे पास 5 mm, यानी कि 5 × 10⁻³ मीटर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 400 न्यूटन पर मीटर। आवर्तकाल पूछा गया है, तो आवर्तकाल होता है हमारे पास 2π और रूट में m/k स्प्रिंग के लिए। तो यहाँ पर 2 × π/7 हो जाएगा और रूट में हो जाएगा 0.2 और अपॉन में k की वैल्यू जो हमारे पास 400 आई है वो रख देंगे। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो 0.14 सेकेंड हमारे पास आंसर आ जाएगा और ये हमारे पास यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, आपसे मालूम करेगा कि सरल आवर्त गति करते हुए कण की स्थितिज ऊर्जा उसकी गतिज ऊर्जा की 2 गुनी है। मध्य स्थिति से कण का विस्थापन कितना होगा। तो देखिए प्रश्न अनुसार हम करते हैं कि स्थितिज ऊर्जा जो है वो कितनी है, 2 गुनी है उसकी गतिज ऊर्जा की। तो क्या होगा, हम क्या लिखेंगे u = 2 × k हो जाएगा। अब u का फॉर्मूला हम जानते हैं कि 1/2 m⍵²y² होता है और 2 × k का फॉर्मूला हम जानते हैं, यानी कि गतिज ऊर्जा का काइनेटिक एनर्जी क्या होता है 1/2 m⍵² और a² - y²। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो जाता है ये वाला, और m⍵² से m⍵² कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ बचा y² और यहाँ बचा 2 और इंटू में a² - y²। जब हम यहाँ से इक्वेशन बनाएंगे तो देखिएगा y², जब हम 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a² - 2y² हो जाएगा। अब 3y² बराबर हो जाएगा हमारे पास 2a², तो y² की वैल्यू हमारे पास 2a²/3। ठीक, अब y को हम y का जो स्क्वायर है वो हम हटाएंगे तो इधर हमारे पास क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो y = a√2/3। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि कण के मध्य की स्थिति में a√2/3 विस्थापन है, जहां जो है a का कण आयाम है, यानी कि a क्या है वो कण का आयाम है। क्लियर, इस तरीके से हम उसको सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि किसी पिंड का द्रव्यमान, ध्यान से देखिएगा, किसी पिंड का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 0.5 किलोग्राम। ठीक है, 0.5 kg किसी पिंड का द्रव्यमान दिया हुआ है। तो पिंड की सरल आवर्त गति का आयाम कितना है 10 सेंटीमीटर और दोलनों की आवृत्ति कितनी है 4 हर्ट्ज। अधिकतम प्रत्यानयन बल तथा न्यूनतम प्रत्यानयन बल का मान ज्ञात कीजिए, जबकि π² = दिया हुआ है 10, यानी कि π² जहां पर भी आएगा हम उसको 10 मानेंगे। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लीजिएगा, m = 0.5 किलोग्राम, a = है 10 सेंटीमीटर यानी कि 0.1 मीटर हो जाएगा और n = 4 हर्ट्ज। कोणीय वेग हमारे पास होता है ω = 2πn और n की वैल्यू हमारे पास है 4, तो 2π × 4 हो जाएगा 8π रेडियन/सेकंड। अब देखिएगा हमें निकालना है अधिकतम प्रत्यानयन बल। तो अधिकतम प्रत्यानयन बल कहां पर होगा, जहां पर y = a, यानी कि जहां पर जो विस्थापन है वो ज्यादा होगा तो वहां पर ही हमारे पास प्रत्यानयन बल अधिक होगा। तो F = -m⍵² y होता है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो -0.5 इंटू ओमेगा की वैल्यू क्या है हमारे पास 8π, तो 8π का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर y की वैल्यू क्या है 0.1, तो 0.1 हो जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर हमारे पास आ जाएगा -32 न्यूटन। तो हमारे पास अधिकतम प्रत्यानयन बल तो हमारे पास आ गया -32 न्यूटन। अब न्यूनतम प्रत्यानयन बल के लिए क्या करेंगे, y = 0 पर न्यूनतम होता है, तो y = 0 पर के साम्य अवस्था पर F = 0 ही होगा। ठीक है, तो अधिकतम प्रत्यानयन बल आया हमारे पास -32 और जो न्यूनतम प्रत्यानयन बल है वो आया हमारे पास F = 0। तो यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाते हैं, काफी सिंपल हैं, कोई ऐसा वो नहीं है, थोड़ा सा एफर्ट अगर आप देंगे तो इजीली आपसे सॉल्व हो जाएंगे।
ठीक है। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिएगा कि इन न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले आप वीडियो को वॉच कर लीजिएगा जो आपकी थ्योरेटिकल वीडियो है। ठीक है, थ्योरेटिकल वीडियो करने के बाद आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाते हैं कि कब कहां पर किसकी बात की गई है। ठीक, तो आपका यहां पर ये यूनिट फर्स्ट का कंप्लीटली न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल पोर्शन फिनिश हो जाता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में यूनिट नंबर सेकंड। ठीक है, अनुप्रयुक्त भौतिकी यूनिट नंबर सेकंड की हम बात करेंगे। और यूनिट नंबर सेकंड की अगर हम बात करें तो यूनिट नंबर सेकंड हमारे पास है तरंग प्रकाशिकी, जिसको बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स को हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में आप देखना ना भूलिए। और जो हमारे स्टूडेंट्स चैनल से नए जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक पर एक बार क्लिक कर दीजिएगा जिससे कि हमें भी अच्छा लगे कि हाँ आपको वीडियो जो है पसंद आ रही है। और एक बार कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट के साथ।